हेलो, वेलकम टू एनबीसी कंप्यूटर एजुकेशन। सी प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये पार्ट नंबर 8 है। और आज की वीडियो में जो भी हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं ये हमकी लिस्ट, इसमें है कॉपी कंस्ट्रक्टर विद एग्जांपल। उसके बाद बताएंगे आपको हम कंस्ट्रक्टर को इम्प्लिसिटली एंड एक्सप्लिसिटली कॉल कैसे करते हैं। और उसके बाद है कॉलिंग कंस्ट्रक्टर विद इक्वल साइन, कि इक्वल साइन अगर यूज कर लेते हैं हम तो उससे कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल किया जाएगा। और उसके बाद बताएंगे डू नथिंग कंस्ट्रक्टर क्या होता है और क्यों इसको डिफाइन करते हैं। और सबसे लास्ट में बताएंगे आपको कि कंस्ट्रक्टर को क्लास के बाहर डिफाइन करते किस तरीके से हैं। तो ये सभी टॉपिक्स कवर करेंगे हम आज की इसी वीडियो के अंदर। और सबसे पहले बात करते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है और उसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करेंगे। तो ये देखिए, इसकी डेफिनेशन हम बता चुके हैं आपको प्रीवियस वीडियोज में भी, फिर भी आप फिर से एक बार वो देखिए। कॉपी कंस्ट्रक्टर इज ए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसका मीनिंग ये है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर जो होता है वो आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर होता है विच इज यूज टू कॉपी द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास। कि एक ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज है उसको हम दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करना चाहते हैं, तो ये काम होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर का। और अगर बात करते हैं कि इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो देखिए क्लास एबीसी ये हमारी क्लास का नाम है। और जब इसको डिफाइन करेंगे हम कंस्ट्रक्टर को तो क्लास के नाम से डिफाइन करते हैं। तो ये किया हमने क्लास के नाम से डिफाइन, और इसके अंदर आर्गुमेंट लेना कंपलसरी है और वो भी विद रेफरेंस। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर पहचान यही है कि उस कंस्ट्रक्टर के अंदर उसी क्लास का ऑब्जेक्ट एज ए आर्गुमेंट लेना कंपलसरी है, और इसे ही कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब ये काम कैसे करता है, कॉल कैसे होता है, यही आपको समझना है। ये देखिए, हमने क्लास बनाई है, उसका नाम है स्टूडेंट, और इसके अंदर दो वेरिएबल है, एक रोल नंबर और एक सेक्शन, और दो ही है इसके अंदर कंस्ट्रक्टर, एक ये रहा और एक ये रहा। इसके अंदर दो आर्गुमेंट है, इंटीजर का और एक है कैरेक्टर टाइप का। तो इसका मतलब ये होगा कि जब भी आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और वहां पे दो आर्गुमेंट पास करेंगे, इंटीजर का और कैरेक्टर टाइप का, तो ये इसको कॉल करेगा। और अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते टाइम पास करते हैं इस क्लास का ही कोई ऑब्जेक्ट, तो फिर ये इसे कॉल करेगा। अब यहां से देखिए मेन फंक्शन में जैसे हम आएंगे तो ये इस लाइन की वजह से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा obj1, और जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा ये वाला, क्योंकि आपने दो आर्गुमेंट दिया है, एक इंटीजर का और एक कैरेक्टर टाइप का। तो ये इस तरीके से मेमोरी में बनेगा, और ये वैल्यूज पहले जाएगी ए में और एस में, और फिर उनको डाल देंगे रोल नंबर और सेक्शन नाम के वेरिएबल के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट बना और ऑब्जेक्ट बनते ही ये इनिशियलाइज हो गया इस कंस्ट्रक्टर की वजह से। तो ये रोल नंबर जो वेरिएबल है ये उसी का होगा जिसकी वजह से, जिसके क्रिएट करने की वजह से यहाँ पे आएगा, ये उसी का हैंडल करता है। अब ये देखिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि obj2 अब नया ऑब्जेक्ट बनाया है, अब ये जाएगा इस वाले कंस्ट्रक्टर के पास, क्योंकि आपने जो पास किया है इसमें obj1 को पास किया है, और obj1 जो है वो स्टूडेंट नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो ये इसलिए इस वाले पे जाएगा, और टी नाम का जो ऑब्जेक्ट है इसने रेफरेंस ले लिया है किसका, obj1 का। ये एंड इंडिकेट करता है कि रेफरेंस ये इसका रिसीव कर लेगा। और ये रेफरेंस वेरिएबल होता क्या एक्चुअल में, आप देख सकते हैं जाके हमारी प्रीवियस वीडियोज में, वहां पर डिटेल समझाया है। तो कुल मिला के बात यह है कि टी नाम के जो ऑब्जेक्ट बना इसने किसका रेफरेंस लिया, obj1 का। अगर आप यहाँ पे टी डॉट रोल नंबर टी डॉट सेक्शन लिखते हैं इस फंक्शन के अंदर, तो समझ जाएगा कि इनडायरेक्टली ये obj1 का रोल नंबर और ये obj1 का ही सेक्शन है। और इन वैल्यूज को कहाँ डाल देगा, रोल नंबर में। अब ये रोल नंबर किसका होगा, ये उसका होगा जिसको क्रिएट करने की वजह से यहाँ पे आया है। तो जिस टाइम obj2 बना था तब यहाँ पे आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि रोल नंबर तो हो गया obj2 का, और ये हो गया obj1 का इनडायरेक्टली, क्योंकि इसने इसका रेफरेंस लिया हुआ है। तो obj2 के रोल नंबर में ये वाली वैल्यू आ जाएगी जो obj1 की वैल्यू है, और ऐसे obj2 के जो सेक्शन है उसमें वैल्यू आएगी जो obj1 के सेक्शन की वैल्यू है। तो इन दोनों वैल्यूज को इसने कॉपी किया है obj2 के वेरिएबल्स के अंदर। अगर मैं ob1 और obj2 से डिस्प्ले कॉल करता हूँ प्रिंट करने के लिए, तो यहाँ पे आया, अब प्रिंट करेगा रोल नंबर 101, और टी से आएगा टाइप का गैप, उसके बाद प्रिंट करेगा सेक्शन ए। इसी तरीके से अगर obj2 से कॉल करता हूँ तो अभी सेम आउटपुट आया, देखिए obj1 का 101 था तो इसका भी 101 ही आएगा, और इसका जो सेक्शन था वो ए है, इसका भी सेक्शन ए ही है, क्योंकि दोनों के अंदर सेम वैल्यू आ चुकी है। तो इसको बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इस कंस्ट्रक्टर की वजह से ही इस ऑब्जेक्ट 1 की कॉपी ऑब्जेक्ट 2 में हो चुकी है, राइट। अब चलते हैं आईडीई में और इसको चेक करते हैं कि आउटपुट सेम आता है या नहीं। ये आ गया आईडीई में, और यहाँ पे देखिए मैंने इस प्रोग्राम को सेम एज इट इज टाइप करके रखा हुआ है, जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो, बिल्कुल सेम प्रोग्राम है ये देखिए। और नीचे मेन फंक्शन के अंदर भी हमने वही सेम। अब मैं इसको रन करता हूँ और देखता हूँ क्या आउटपुट
सेम आता है या नहीं, ये मैंने रन किया। और जैसे आप रन करेंगे देखिए आपके सामने ये रोल नंबर और इसका सेक्शन, ये दूसरा रोल नंबर, ये इसका सेक्शन, और ये होगी हमारा obj1 की वैल्यू और ये होगी हमारी obj2 की वैल्यू। और अब मैं आपको बताता हूं कि कंस्ट्रक्टर को इम्प्लिसिटली एंड एक्सप्लिसिटली कॉल कैसे करते हैं और इक्वल साइन का क्या रोल है कंस्ट्रक्टर के केस में। तो चलते हैं फिर से आईडीई में। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई स्टूडेंट के नाम से और यहाँ पे एक वेरिएबल लिया मैंने रोल नंबर प्राइवेट में। उसके बाद बनाता हूँ एक कंस्ट्रक्टर इसको इनिशियलाइज करने के लिए पब्लिक, और यहाँ पे नाम रखा वही सेम जो क्लास का नाम है वो होता है कंस्ट्रक्टर का नाम, और ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। तो रोल नंबर के अंदर जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स से, जो वैल्यू एक्स के अंदर होगी वो रोल नंबर चली जाएगी। और अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ इसको प्रिंट करने के लिए, एक्स की वैल्यू को, रोल नंबर की वैल्यू को, और ये डिस्प्ले नाम का मैंने फंक्शन आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। और ये मैंने रोल नंबर को प्रिंट भी कर दिया है और ये क्लास बंद हो गई है। और मेन काम होता है मेन फंक्शन के अंदर। तो ये देखिए अब मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टूडेंट S1 ये बनाया ऑब्जेक्ट और यहाँ पे वैल्यू डाल दी रोल नंबर की 101। और अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ इस तरीके से, डिस्प्ले नाम का जो फंक्शन है वो प्रिंट करने के लिए बनाया गया है। और अब मैं इसको रन करता हूँ। तो जैसे आप इसको रन करेंगे तो ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा S1। तो S1 जो ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट बनते जाएगा ये कंस्ट्रक्टर के पास, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि जैसे ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। और ये जो वैल्यू है ये जाएगी x के अंदर और फिर जाएगी फिर रोल नंबर के अंदर। तो S1 की जो रोल नंबर की वैल्यू होगी वो होगी 101, और डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू हम इसको डिस्प्ले करके भी देख सकते हैं। तो जैसे रन करेंगे तो आपके सामने देखिए 101 प्रिंट हो गया है, ये देखिए। तो ये जो हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है इसे कहते हैं इम्प्लिसिट कॉल। अगर मुझे इसे एक्सप्लिसिटली कॉल करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, S1 और यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, और इक्वल टू लगा के लिखेंगे स्टूडेंट और फिर ये यहाँ पे रोल नंबर। तो ये हमने इसको एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर दिया है कि हमने इस ऑब्जेक्ट के लिए इस फंक्शन को कॉल किया है, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। तो अगर मैं इसे रन करता हूं तो अभी भी आउटपुट सेम आएगा 101। इसे कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉल। तो ये यहां से रन किया तो देखिए रोल नंबर फिर से 101 प्रिंट हो गया है। और अगर से करना इम्प्लिसिट कॉल तो फिर आपको यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस आप इतना करेंगे, इसे कहते हैं इम्प्लिसिट कॉल, राइट। और एक चीज और है, ये इक्वल साइन जो लगाते हैं हम कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए वो कैसे यूज करते हैं, तो उसका तरीका यह है कि अगर आप इस स्टेटमेंट को ऐसे यूज करते हैं S1 इज इक्वल टू 101, तो इस तरीके से भी हम कॉल कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर को। तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के आगे इक्वल का साइन लगा करके उसकी वैल्यू डाल देंगे तो भी कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं। तो इसे रन करता हूँ, एक फिर से देखिए आपके सामने रोल नंबर प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो ये था इम्प्लिसिट कॉल, एक्सप्लिसिट कॉल, और किस तरीके से इक्वल साइन को यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। और अब मैं बात करता हूँ डिफाइनिंग कंस्ट्रक्टर फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। किसी कंस्ट्रक्टर को क्लास के बाहर डिफाइन कैसे करते हैं। इसी प्रोग्राम को देखिए, तो जो हमारा ये कंस्ट्रक्टर बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, तो अगर मुझे इस कंस्ट्रक्टर को बाहर डिफाइन करना है क्लास के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटाइए और हटाने के बाद यहाँ पे आप सेमीकोलन लगा देंगे। ये लगाया मैंने सेमीकोलन, इसे कहते हैं डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप। और इसको आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे, और यहाँ पे डिफाइन करने के लिए वही तरीका है जो आपको हम बता चुके प्रीवियस वीडियो में कि क्लास के फंक्शन क्लास के बाहर कैसे ले जाते हैं। तो उसका सिंटेक्स ये है कि पहला है कि रिटर्न टाइप, और कंस्ट्रक्टर से पहले कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, वॉइड भी नहीं होता। उसके बाद आता है क्लास का नाम स्टूडेंट, और उसके बाद आता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और उसके बाद आता है ये फंक्शन का नाम, और फंक्शन का नाम भी इत्तेफाक से स्टूडेंट ही है क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है। और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आर्गुमेंट आ जाएंगे, और यहाँ पे जो डेफिनेशन क्यों यहाँ पे लिखी जाएगी रोल नंबर इज इक्वल टू और यहाँ पे एक्स। तो यहाँ सेमीकोलन नहीं आएगा क्योंकि हम डिफाइन कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे और डिफाइन इसे हम क्लास के बाहर ऐसे भी कर सकते हैं। और अब मैं इसको रन करता हूं तो देखिए आपके सामने वही रोल नंबर की जो वैल्यू थी 101 वही आपको ये शो कर रहा है, ठीक। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको यहाँ से ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है कि किसी भी तरीके से आप कॉल कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर को, और रन करेंगे तो फिर से आउटपुट आपके सामने वही सेम आएगा, ये देखिए। और अब मैं बताता हूँ आपको डू नथिंग कंस्ट्रक्टर क्या होता है और क्यों उसको डिफाइन करते हैं। तो चलते हैं फिर से आईडीई में, और यहाँ पे देखिए हमने एक क्लास बनाई स्टूडेंट की, और उसमें रोल नंबर नाम का वेरिएबल है, और यह है कंस्ट्रक्टर, इसमें एक आर्गुमेंट है। और जैसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे किसी भी नाम से,
तो ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा और जो वैल्यू आप यहाँ पे पास करेंगे वो डायरेक्ट एक्स के अंदर जाएगी और फिर इस वैल्यू को डाल देगा ये रोल नंबर के अंदर। राइट, ये हम समझ चुके हैं। और अब हमें देखना है कि डू नथिंग कंस्ट्रक्टर क्यों बनाना पड़ता है। अगर सपोज मैं यहाँ पे ये देखिए मैंने यहाँ से आर्गुमेंट को हटा दिया है, तो अब अगर मैं इसे रन करता हूँ तो डेफिनेटली एरर देगा। वो इसलिए क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट तो बनाया और ऑब्जेक्ट बनते कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाता है ऑटोमेटिकली और उसमें है आर्गुमेंट और आपने यहाँ पे आर्गुमेंट दिया ही नहीं है, तो इस वजह से ये एरर शो करेगा। ये देखिए मैंने इसको रन किया और ये इसी लाइन पे एरर दे रहा है कि आपने इसके अंदर के आर्गुमेंट इससे मैच नहीं हो रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे इसे बनाना चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट को, तो फिर चाहे आप यहाँ पे 0 भरें, 0 डाल दें, तब भी ये काम कर जाएगा और प्रिंट करेगा रोल नंबर की वैल्यू 0। तो ये देखिए, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और कंस्ट्रक्टर आप डिफाइन कर चुके हैं और वो भी आर्गुमेंट वाला, तो फिर आपको आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा चाहे भले आप 0 भरें। और हम ये चाहते हैं कि हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है और ऑब्जेक्ट डिफाइन करने के बाद उसको इनिशियलाइज नहीं करवाना चाहते, तो फिर हमने इस तरीके से डिफाइन किया, लेकिन इस तरीके से प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर और डिफाइन कर देंगे और इस तरीके से बिना आर्गुमेंट वाला, और इसके अंदर हम कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। तो इसे कहते हैं डू नथिंग कंस्ट्रक्टर। तो जैसे ही ये यहाँ पे आएगा और ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट बनते ही ये इस कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, क्योंकि इसमें आर्गुमेंट नहीं है और हमने यहाँ पे नहीं दिए, और ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, ये कोई एक्शन नहीं लेगा, लेकिन अब ये एरर शो नहीं करेगा। तो इसे कहते हैं डू नथिंग कंस्ट्रक्टर। जब आप ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन इनिशियलाइज करना नहीं चाहते, तो फिर आपको कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करना पड़ेगा बिना आर्गुमेंट वाला और बिना स्टेटमेंट वाला। इसे कहते हैं डू नथिंग कंस्ट्रक्टर। अब मैं रन करता हूं तो देखिए 100% रन होगा और वैल्यू कुछ ही प्रिंट हो सकती है, वो बात अलग है, लेकिन यही है डू नथिंग कंस्ट्रक्टर। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको लग रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है तो आपसे मेरी वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।